मैम आपका माइक ऑफ है। और वाइट डोमिनेशन वहाँ पे कंटिन्यू रही और उन्होंने रंगभेद की पॉलिसी जो है वो स्टार्ट कर दी वहाँ पे। अब वो हर जगह जो है स्कूल कॉलेजेस जो भी आपके रेस्टोरेंट थे होटल्स थे वहाँ पे वो रंगभेद की पॉलिसी फॉलो करते थे। अब इसका नतीजा क्या था कि जो वहाँ की निग्रो पॉपुलेशन थी वो इस चीज़ से काफ़ी परेशान थी और वो मतलब इससे छुटकारा चाहते थे। अब उसमें से एक जो बहुत ही फेमस जो एक जैसे महात्मा गांधी उस समय काफ़ी इंडिया में मतलब उनका काम हो चुका था, इंडिया को आज़ादी मिल चुकी थी, तो उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे आपके नेल्सन मंडेला। ठीक है, तो उन्होंने उसी नक्शे कदम पे चल के मतलब नॉन वायलेंस जो है उसको यूज़ करते हुए उन्होंने साउथ अफ्रीका में मूवमेंट चलाया अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ अपार्थीड को खत्म करने के लिए। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे वहाँ पे इंटरनेशनल सपोर्ट भी आया क्योंकि मैक्सिमम कंट्रीज उस समय आज़ाद हो चुकी थी 1964 का टाइम में ये, तो बहुत सारे देश जो है उनको फ्रीडम मिल चुका था। तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया नेल्सन मंडेला को, उनकी जो पूरी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी उसको काफ़ी सपोर्ट किया। जैसे इंडिया में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई गई थी, उसी लाइन पे जो नेल्सन मंडेला जो है और लोगों ने मिलकर पार्टी बनाई थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। तो इन लोगों ने काफ़ी काम किया इसके ऊपर, इसलिए नेल्सन मंडेला काफ़ी वर्ल्ड फेमस है। अब उसके बाद क्या हुआ कि जो वाइट गवर्नमेंट थी वो प्रेशर में आ गई और उन्होंने क्या किया, उनको ये जो सिस्टम था उसे खत्म करना पड़ा। तो वैसे ये बहुत अभी खत्म करना पड़ा, लेकिन इसके इसके पीछे काफ़ी लंबी लड़ाई है, जैसे मैं आपको इसमें पढ़ के दिखाती हूँ। दिस वॉज नेल्सन मंडेला बींग ट्राइड फॉर ट्रीजन बाय द साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट, बिकॉज नेल्सन मंडेला अपार्थीड सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे थे। तो उन्हें वहाँ की जो व्हाइट गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया, उनको ट्रीजन के चार्ज में अरेस्ट कर लिया। ट्रीजन मतलब समझते हो क्या होता है? देशद्रोह। ठीक है, देशद्रोह के चार्ज में उन्हें अरेस्ट कर लिया गया और फिर उन्हें जेल में डाल दिया गया। जैसे हमारे इंडिया में काला पानी सुना आपने, सेलुलर जेल, जो कहाँ पे है ये? अंडमान निकोबार। जो कहा जाता है ना जो एक्सट्रीम क्रिमिनल्स होते थे उनको ब्रिटिशर्स वहां भेज देते थे, वैसे ही वहां पे रॉबिन आइलैंड था। साउथ अफ्रीका भी क्योंकि कोस्टल कंट्री है तो वहां पे एक रॉबिन आइलैंड था, तो वहां की जेल में नेल्सन मंडेला को भेज दिया गया, जहां उन्होंने अपने 28 ईयर्स को स्पेंड किया। ठीक है, 28 ईयर्स तक वो वहीं पे रहे, सोचो नेल्सन मंडेला। उसके बाद में चलते उन्हें आज़ादी मिली है। अब ये अपार्थीड सिस्टम क्या होता है? अपार्थीड आ सकता है आपके एग्जाम में। अपार्थीड डिवाइडेड द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ, अपार्थीड लोगों को किस चीज में डिवाइड करता है, किस बेसिस पे डिवाइड करता है? मालूम है अपार्थीड का फॉलो कर रही हूँ सिस्टम, मैं भेदभाव कर रही हूँ आप में। कलर, यस, दिस इज द बेसिक थिंग, ऑन द बेसिस ऑफ कलर। मैं कह रही हूँ ये व्हाइट बच्चा ये तो फेयर है कलर में, तो हम ये अच्छा है, ये पढ़ने में भी अच्छा है, मैं उसको हर चीज मतलब उसको फेवर कर रही हूँ। जिसका कलर डाउन है तो मैं कह रही थी ये तो बेकार है। ठीक है, तो इस तरह की पॉलिसी जो होती है ये याद रखना, तो आप ये बहुत आसान होते हुए भी आप एग्जाम में गलत कर दोगे। अपार्थीड सिस्टम इज बेस्ड ऑन द कलर, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन बहुत बेसिस पे होता है, इंडिया में कास्ट के बेसिस पे होता है, आप रिलीजन के बेसिस पे भी कर सकते हो, जेंडर के बेसिस पे भी कर सकते हो, लेकिन अपार्थीड था ऑन द बेसिस ऑफ कलर। द नेटिव पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका आर ब्लैक इन कलर, और जो कि 3/4 थे, कम थे। और उसके बाद वहाँ पे मिक्स्ड रेसेस के लोग भी रहते थे, एज आई सेड कि वहाँ पे इंडियंस भी थे, नीग्रो तो थे ही काले लोग वहाँ पे, बट वहाँ पे इंडियंस भी थे, और वहाँ पे जैसे चाइना के लोग भी थे या और अदर कंट्रीज के लोग भी वहाँ पे थे, जिनको बेसिकली ब्रिटिशर्स अपने साथ लेकर आए थे एज ए लेबर का काम करवाने के लिए। आपको पता है ना कि जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस और मलेशिया, बहुत सारे देशों से एज ए लेबर जो है सस्ते में काम करवाने के लिए जहां जहां वो जाते थे उनको लेकर गए थे। बाद में यही लोग वहां पर सेटल हो गए। ठीक है, तो आपको इंडियंस बहुत मिलेंगे, आप अफ्रीका जाइए, आप मलेशिया जाइए, बहुत इंडियंस आपको मिलेंगे। देन द वाइट रूलर्स ट्रीटेड ऑल नॉन वाइट एज इंफीरियर्स। तो जो व्हाइट लोग थे वो नॉन व्हाइट्स को कैसे ट्रीट करते थे? इंफीरियर। व्हाट इज इंफीरियर? इंफीरियर का मतलब क्या होता है? भेदभाव। इंफीरियर मतलब छोटा समझना। ठीक है ना, मैंने कहा कि तुम तो मेरे से इंफीरियर हो। इंफीरियर मतलब छोटा समझना, सुपीरियर मतलब बड़ा समझना। हम कहते हैं ना इज माई सुपीरियर, इट मीन्स कि वो मेरे से सुपीरियर है, मेरे से पोस्ट में बड़े हैं। ठीक है, तो जब हम किसी को छोटा समझते हैं या बड़ा समझते हैं तो उसको हम सुपीरियर और इंफीरियर कहते हैं। और जो नॉन व्हाइट्स थे उनको वोटिंग का अधिकार भी नहीं दिया गया था, तभी तो वहां पे व्हाइट गवर्नमेंट बनी हुई थी। ठीक है, उनको वोटिंग का भी अधिकार नहीं था। द अपार्थीड सिस्टम वॉज पर्टिकुलरली ऑप्रेसिव फॉर द ब्लैक्स, लेकिन सबसे अधिक भेदभाव किसके साथ होता था? ब्लैक्स के साथ। ठीक है, ब्लैक्स के साथ सबसे अधिक भेदभाव किया जाता था। देन दे वर फॉरबिडन
फ्रॉम लिविंग इन वाइट एरियाज। अब कैसे आपको पूछा जा सकता है कि भाई किस तरह से वो इस पॉलिसी को फॉलो करते थे। पहली चीज क्या थी, उनको मनाही थी कि वो व्हाइट एरिया में नहीं रह सकते। जैसे लाइक कुछ आपके किसी भी स्टेट में आपने देखा है सिटी में कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे बहुत रिच लोग रहते हैं, लेकिन ये रिच के बेसिस पे नहीं था, ये था कि ये पर्टिकुलर एरिया मान लो ऋषिकेश के यहाँ पे व्हाइट रहेंगे और यहाँ पे कोई ब्लैक नहीं रह सकता। जैसे कि आपका जर्मनी में होता था, जर्मनी में आपने सुना है ऐसा होता था, इसको घेटोस कहा जाता है। घेटोस मतलब क्या होता है कि जो हिटलर था उसने पूरे सिटी को डिवाइड कर दिया था कि यहाँ पे आपके आर्यंस रहेंगे, यहाँ पे आपके जो ये कैथोलिक्स हैं, क्रिश्चियन रिलीजन को फॉलो करने वाले हैं, वो लोग रहेंगे, और जो आपके नॉन आर्यंस थे जो कि स्पेशली ज्यूज से वो बहुत हेटरेट करता था, तो ज्यूज को वो अलग रखता था कि भाई आप अपना यहाँ पे रहोगे। और फेंसिंग कर रखे थे, मतलब पूरे तार बिछा रखे थे, उसमें इलेक्ट्रो वो क्या बोलते हैं उसको, वायरिंग, इसमें शॉक लगने वाला होता है ना, ऐसे वायरिंग कर रखी थी कि कोई भी ज्यूज यहाँ पर ना आ पाए। तो इस तरह से जो है पूरा सेग्रीगेशन कर रखा था। देन ट्रेन्स, बसेस, टैक्सीज, होटल्स, हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस, लाइब्रेरीज, सिनेमा हॉल्स, थिएटर, बीचेस, स्विमिंग पूल्स, ऑल दीज थिंग्स वर सेग्रीगेटेड डिफरेंट फॉर व्हाइट एंड नॉन व्हाइट। जितनी भी चीजें अभी आपको मैंने बताई। नाउ स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थीड, एज आई सेड, अपार्थीड जो था आपको भी इतना फील नहीं होगा, लेकिन अगर आप खुद आप उसमें रहें और आपको आपके कलर के बेसिस पे या किसी भी बेसिस पे आपको डिस्क्रिमिनेट किया जाए, ठीक है ना, आपको क्लास में डिस्क्रिमिनेट किया जाए कि अरे ये तो बुद्धू बच्चा है, ये तो अच्छा बच्चा है, अगर आपका टीचर आपको बार बार बोले तो आपको कैसा लगेगा, है ना। तो उसी तरह से आपको जो है स्कूल में नहीं, आप उस स्कूल में नहीं पढ़ सकते जिसमें वाइट्स हैं, या फिर आपके साथ आपको नौकरी नहीं दी जा रही है आपके कलर के बेसिस पर, तो आपको फिर क्या होता है, आपका सम्मान, आपकी रिस्पेक्ट, जिसके लिए आदमी जिंदा रहता है, वैसे तो हर चीज जरूरी है लाइफ के लिए, एक रिस्पेक्टेबल लाइफ जीना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो आपका मेंटल ग्रोथ नहीं हो पाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए फिर स्ट्रगल स्टार्ट हुआ, और ये सब मैंने आपको बैकग्राउंड बता दिया कैसे हमारे इंडिया से वाइट्स चले गए थे, बट साउथ अफ्रीका से वाइट्स नहीं गए, वो वहीं पर सेटल हो गए थे। देन वहाँ पे जो है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो है एक इंस्टीट्यूशन बना, वहाँ की एक पार्टी बनाई गई, और उन्होंने जो है अपार्थीड के खिलाफ काफी बढ़ चढ़कर अपना जो है रोल प्ले किया जाए। इंडिया में कौन सी पार्टी थी जिसने, जो इंडिपेंडेंस के टाइम से है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी, ठीक है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ऑल्दो अब तो ये थोड़ी सी वैसी पार्टी कितना इसका वो नहीं रहा है, लेकिन इंडिपेंडेंस के टाइम से सबसे पहली पार्टी यही बनाई गई थी बाय एओ ह्यूम। मतलब इस पार्टी को किसी इंडियन ने नहीं बनाया था, एक ब्रिटिश ऑफिसर ने बनाया था, एओ ह्यूम ने बनाया था, वो सिविल सर्वेंट था, ब्रिटिश सिविल सर्वेंट, उसने इस पार्टी को बनाया था। तो उसी के नक्शे कदम पर यहाँ पे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस बनाई गई। दिस इंक्लूडेड मैनी वर्कर्स यूनियंस एंड कम्युनिस्ट पार्टी। मैनी सेंसिटिव वाइट्स ऑल्सो ज्वाइन द एएनसी। कुछ ऐसे वाइट्स थे जो कि सेंसिटिव थे कि मतलब जो ब्लैक्स ने, नीग्रोज, उनके खिलाफ अच्छा नहीं हो रहा है, तो उन्होंने भी इस जो है पार्टी को ज्वाइन कर लिया। जैसे सब वाइट्स बुरे नहीं थे, है ना। सेवरल कंट्रीज डिनाउंस्ड अपार्थीड एज अनजस्ट एंड रेसिस्ट। मतलब आप सोचो कि जब अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस बनी है, नेशनल मंडेला की बात सामने आई, तब जाके धीरे धीरे उनको सपोर्ट मिलने लग गया। बहुत सारे देशों ने जो है व्हाइट गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया और कहा कि ये जो भी आप कर रहे हो, डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी आप जो फॉलो कर रहे हो, वो क्या है, बिल्कुल गलत है, तो इस चीज को फॉलो नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे मतलब काफी चीजें हुई हैं, और उसके बाद जाके वहां पे फाइनली अपार्थीड का जो सिस्टम था उसे प्रेशर में आके वहां की व्हाइट गवर्नमेंट को बंद करना पड़ा। तो वहां पे बंद हो गया, अपार्थीड सिस्टम खत्म हुआ। उसके बाद वहां पे अब ये था कि एक नया संविधान बनाने की जरूरत थी। अब देखो हम लोग चैप्टर क्या पढ़े, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। तो आपको इतना बेसिस क्यों बताया गया है कि वहां पे किस तरह से व्हाइट गवर्नमेंट डोमिनेट किया, फिर वहां पे जो है नई गवर्नमेंट चुनकर आई जो कि किससे बनी हुई थी, ब्लैक लोगों से, या फिर जो मिक्स लोग थे उनसे वो गवर्नमेंट बनी। लेकिन ये कहा गया कि जो भी नई गवर्नमेंट बनी है, मतलब जो भी ब्लैक लोगों की गवर्नमेंट बनी थी या मिक्स रेसेस की गवर्नमेंट बनी थी साउथ अफ्रीका में, उनको उनमें से जो भी लीडर्स, उन्होंने ये कहा कि हम वो पॉलिसी फॉलो नहीं करेंगे जो व्हाइट्स हमारे अगेंस्ट में कर रहे थे, नहीं तो हमारे और उनमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि हम अब नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, नया संविधान बनाएंगे, और सारे संविधान, उस संविधान में सब कुछ लिखा होगा, सब कुछ प्रॉपरली उसमें दिया रहेगा, उसी अकॉर्डिंग हमारा जो गवर्नमेंट है वो रन करेगी। हम अब कोई भी जो डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी है, कोई भी अनजस्ट पॉलिसी को फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हम उनसे बदला ले सबको, बल्कि उस समय जो निग्रोज थे, जो वहाँ की लीडर्स थे, उन्होंने सबको मतलब पूरे कंट्री में ये चीज बोली,
पब्लिक से अपील की कि अब भले ही वाइट पॉलिसी नहीं, लेकिन आप उनके खिलाफ कोई वायलेंस नहीं करोगे, होता ना जैसे अब कि आपने हमारे साथ किया, अब आपकी सरकार नहीं तो हम तुम्हारे खिलाफ ऐसा करेंगे, उन्हें मारा पीटा जाता है, कुछ ऐसे किया जाता है। तो ये चीज जो है वहाँ के लीडर्स ने बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना कर दी, किसी भी तरह का वायलेंस नहीं होना चाहिए कंट्री में, ठीक है। और फिर वहाँ पे सिस्टम स्टार्ट हुआ ऑफ फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर साउथ अफ्रीका, क्योंकि उससे पहले कोई प्रॉपर संविधान वहां पर नहीं था, ठीक है। अब वहां पे आफ्टर 2 years ऑफ डिस्कशन, 2 साल तक डिस्कशन हुआ पूरा एंड डिबेट हुआ, और उसके बाद जाके उसका जो फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ है। दिस कॉन्स्टिट्यूशन गेव इट्स सिटीजंस द मोस्ट एक्सटेंसिव राइट्स अवेलेबल इन एनी कंट्री। तो कोई भी संविधान, आप संविधान जानते हो क्या होता है, कभी सुना है कॉन्स्टिट्यूशन? बताइए क्या होता है, कोई भी बच्चा बता सकता है यहाँ पे? 1 मिनट वेट, बेटा आप बताओगे? व्हाट्स योर नेम? मैं पूछ तो मार्क्स नीचे। हाँ रोहित, हाँ मोहित, बताओ बेटा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, संविधान क्या होता है? मुझे लगता है कॉन्स्टिट्यूशन तो आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो, क्लास 6-7 से ही कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन आपके वर्ड आते ही रहता है। कोई बता सकता है व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? आपका क्या नाम है? तनुज। हाँ तन्मय, बताओ बेटा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? और कोई बता सकता है? मैम उसमें नियम और कानून जो ऑनलाइन बच्चे हैं वो बताएं, बताइए मैम क्या है? संविधान। नियम और कानून रहता है, और उसमें नियम और कानून रहता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं, किसके लिए होते हैं वो? मैम पीपल के लिए। फॉर द पीपल, ओके करेक्ट, बट ओनली फॉर द पीपल? मैम वो सभी के लिए होते हैं। सभी में कौन आता है? मैम गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, यस। मैम फॉर, गवर्नमेंट हो गई, पब्लिक हो यस गई। यस, दीज आर द सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। इसमें नियम कानून होते हैं जिसको फॉलो करके सरकार अपना काम करती है, या फिर आप ये कह लीजिए ऑल एनी गवर्नमेंट हैज टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल्सो द सिटीजन्स ऑफ दैट कंट्री। सो बेसिकली एक फ्रेमवर्क होता है। फॉर एग्जाम्पल आप स्कूल आते हो, स्कूल में एक डिसिप्लिन से आते हो कि नहीं आते हो? एक आपको पता है कि हमारा स्कूल 7:50 पर लग जाता है, हमारी क्लास ऐसे होती है, फिर 40 मिनट के बाद 10 मिनट का गैप है, फिर हमारी दूसरी क्लास स्टार्ट होगी। एक रूल्स फॉलो करते हो कि कभी भी ऐसे मन करे चले आते हो, या कभी भी चले गए? ऐसा होता है? नहीं होता है ना। देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हिच यू हैव टू फॉलो एज ए स्टूडेंट ऑफ केंद्रीय विद्यालय, लाइक यू हैव टू वेयर दिस प्रॉपर यूनिफॉर्म, है ना। तो यूनिफॉर्म पहनना है, कैसा डेकोरम होना चाहिए, कैसा डिसिप्लिन होना चाहिए, है ना, कैसे आपको बात करनी है। टीचर्स आपको डांटते हैं अगर आप मतलब कुछ गलत करते हो स्कूल के अंदर? टीचर्स को राइट है ना पूरा, क्योंकि आप हमारे अंदर अंडर में हो इस वक्त। आप घर पे क्या कर रहे हो उससे मतलब नहीं है, वहाँ पे आपके पेरेंट्स है। देखिए स्कूल में जब तक आपको पूरा डिसिप्लिन फॉलो करना है, आपको आने का टाइम, जाने का टाइम, बुक्स लेकर आनी है, आपको कैसे पढ़ाई करना है, सब कुछ आपका फिक्स है। So what is this? Give it a set of rules and regulations है, according to which your entire school is running, and that rule is also followed by the teachers, by the senior authority, and by the students also, and all the people who are working in this school. So कोई भी इंस्टीट्यूशन होता है आपका, इवन फैमिली में भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं कि आपके मम्मी पापा कहते हैं जाओ बेटा घूम लो जहाँ घूमना है, रात को 12 बजे आना, 1 बजे आना, कोई मतलब नहीं है। ऐसा होता है कुछ भी कपड़े पहन लो? नहीं होता ना। अगर ऐसा होता है तो फिर वो फैमिली प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रही है, और वो स्कूल प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा। So for the proper functioning of any society, any institution, any organization, a set of rules and regulations is important, and this is true for the country also. So each and every country, कहीं ये ओरल है, कहीं रिटर्न है। फॉर एग्जाम्पल इंग्लैंड में ये रिटर्न नहीं है, ओरल है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। हमारे इंडिया में क्या है? रिटर्न है। साउथ अफ्रीका में रिटर्न है। सो basically constitution is a set of rules and regulations according to which a country is governed, ठीक है। तो सरकार को पता है कि हमें इन चीजों को फॉलो करना है। सरकार आपका कोई भी हक आपसे नहीं ले सकती, छीन सकती। क्यों? क्योंकि वो फंडामेंटल राइट में दिया हुआ है ना। 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। कोई भी गवर्नमेंट किसी को फोर्सिबली, जैसे इंडिया की अगर हम बात करें, तो आपको कोई रिलीजन लेने से, कन्वर्ट करने से, रिलीजन प्रैक्टिस करने से आपको रोक नहीं सकता, या आपको किसी स्कूल में पढ़ने से नहीं रोका जा सकता अगर आपकी एबिलिटी है तो। या फिर आपको इक्वालिटी, भेदभाव आपके साथ कोई नहीं कर सकता। आपको कास्ट के बेसिस पे, आपके रिलीजन के बेसिस पे, आपके जेंडर के बेसिस पे आपसे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, बिकॉज ऑल दीज आर पनिशेबल ऑफेंस इन इंडिया। अगर आपने बता दिया ना पुलिस को जाके कि हम लोअर कास्ट के, तो हमें कोई परेशान कर रहा है, तो
जेल हो जाती है। अंडर आर्टिकल 17 छुआछूत बिल्कुल बैन हो चुका है। तो ये क्या चीजें हैं, और इसी अकॉर्डिंग सरकार भी अपनी पॉलिसी करती है। वरना आपने बहुत बार देखा होगा ना कि बहुत बार सुप्रीम कोर्ट जो होता है, और आप हु इज द गार्जियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट कहीं भी देखता है, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ नया कानून आता रहता है, तो अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये कानून एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, उसमें इंटरफेयर करता है और गवर्नमेंट को भी फटकार लगाता है। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इनफैक्ट बहुत देशों में ऐसा नहीं, लेकिन जैसे पाकिस्तान है, आप अफगानिस्तान की हालत देख लीजिए, क्या होना अफगानिस्तान में पता है आपको? तालिबान ने टेक ओवर कर लिया है। आप बताइए, छोटा सा देश है, वहां पे आप बताइए क्या हालत है। इंडिया जो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है वर्ल्ड की, बिलियन पॉपुलेशन है, सेकंड वी हैव लार्जेस्ट पॉपुलेशन आफ्टर चाइना। आपने कभी सुना इंडिया में कभी कोई मिलिट्री डिक्टेटरशिप हुई हो, तख्ता पलट हुआ हो? ऐसा कभी सुना है आपने आज तक इंडिया में? नहीं हुआ है। व्हाई? बिकॉज वी आर स्ट्रिक्टली फॉलोइंग द आइडियल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड द आइडियल्स ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, पाकिस्तान भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, अफगानिस्तान भी है, लेकिन वहां पे आए दिन ये चीजें, आप जानते हो क्या होता रहता है वहां पे, टर्मोइल होता रहता है पॉलिटिकल। बाय, क्योंकि वहां पे कोई चीज बहुत ही स्ट्रांगली फॉलो नहीं करते हो। नाम की डेमोक्रेसी है, लेकिन आप देखिए दो तीन बार तो वहां पे परवेज मुशर्रफ ने एक बार तख्ता पलट कर दिया था, आपने पढ़ा था ना उसमें चैप्टर में आपकी क्लास में। फिर एक बार एक और थे, जिया उल हक थे, भुट्टो थे, कौन थे, उनके टाइम में भी तख्ता पलट हो गया था। अफगानिस्तान में देखिए तालिबान ने पूरा टेक ओवर कर लिया। इसका मतलब कि वहाँ की जो पूरा जो भी वर्किंग है, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत स्ट्रांग नहीं, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत स्ट्रांग है कि हमारे देश में भी आप पूछिए, नेवी है, एयरफोर्स है, आर्मी, सब कुछ है, लेकिन कभी ये लोग, आपने देखा कोई डोमिनेट कर रहा है? नहीं कर रहा है। सबकी अपने अलग अलग फंक्शनिंग है, सब अपना काम करते हैं, और कोई किसी को भी जो है डोमिनेट नहीं कर सकता है। तो 75 साल हो गए हमें चलते चलते आजादी के, लेकिन आज तक कभी ये सिचुएशन नहीं आई है। इसका मतलब कि हम लोग सक्सेसफुली डेमोक्रेसी चला रहे हैं बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो आगे हम इसको पढ़ेंगे।